हाय राम, तो तुम दोनों क्या बाहर खुले में सबके सामने? लाज नहीं आती तुम्हें? भाभी मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। नहीं नहीं भाभी, क्या बात कर रहे हो? मैंने नीतू का बचाव किया, तब जाकर नीतू को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई थी। भाभी मेरा मतलब था कि हम अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। नीतू ने बात संभालनी चाहिए। अरे रहने दे, तू मुझे उल्लू समझती है, भाभी ने नीतू की पीठ पर प्यार से थपकी मारते हुए कहा। सच भाभी, आपकी कसम, हमने आज तक वैसा कुछ नहीं किया। बस कुछ दिन पहले से ही ये किसी शुरू हुई है। मैंने कहा। भाभी जानती थी कि मैं कभी झूठी कसम नहीं खाता था, इसलिए उन्होंने नीतू की टांग और नहीं खींची। तभी बाहर से ताई जी की आवाज आई, अरे तुम तीनों अंदर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? उनकी बात सुनकर हम सब बाहर आए और भाभी बोली, माँ मैं तो नजर रख रही थी कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। भाभी बोली और खिलखिलाकर हंस पड़ी और इधर हम दोनों के गाल लाल हो गए। नाश्ता करके हम निकलने लगे तो ताऊ जी बोले, वहाँ पहुंचकर हमें फोन करना और कल निकलने से पहले भी फोन करना। नीतू ने सबके पांव छुए और हम दोनों मुस्कुराते हुए घर से निकले। जहाँ कल आते हुए हमारे प्राण सूख रहे थे कि न जाने क्या होगा, वही आज हम इतने खुश थे कि उसे व्यक्त करने के लिए हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बस स्टैंड पहुँचे तो नीतू ने बात शुरू की। नीतू, तो घर पर क्या बोलना है? मैं जो हुआ वो सब बताना है। नीतू, पर इतनी डिटेल की क्या जरूरत है? हम बस इतना कह देते हैं कि सब राजी है। वैसे भी माँ का कल शाम को फोन आया था और मैंने उन्हें बता दिया था कि यहाँ सब शादी के लिए राजी है और हम कल आ रहे हैं। मैं बेबी, बात को समझो। कल को ये बात अगर सामने आई तो पता नहीं डैडी जी कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर वो चुड़ैल अश्विनी भी है जो इस बात को मिर्च मसाला लगा कर कहेगी। नीतू, ये सुनकर डैडी डर जाएंगे और फिर उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया तो? मैं कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें समझा दूंगा। नीतू को मुझ पर तो विश्वास था, पर वो अपने डैडी को भी जानती थी, इसीलिए वो मना कर रही थी। पर एक बात थी जो सबसे छिपी थी, वो थी मेरा और अश्विनी का रिश्ता, जो अगर सबके सामने आता तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। बस आई और हम दोनों बैठ गए। मेरे मन में जो बात चल रही थी उससे मेरी शक्ल पर 12 बज रहे थे। नीतू, क्या सोच रहे हो? मैं यही कि क्या हमारे घर वालों को सब कुछ पता होना नहीं चाहिए? नीतू, सब कुछ नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ, आप जब गांव आए हुए थे तब मम्मी ने मुझसे आपके पास्ट के बारे में पूछा था, तो मैंने बता दिया, पर अश्विनी का नाम और आपसे रिश्ता नहीं। इतना ही उनके लिए जानना काफी है। इससे ज्यादा कुछ भी बताना मतलब सब कुछ खत्म कर देना, और मुझ में आपको खोने की ताकत नहीं है। ना तो मैं उन्हें कुछ बताऊंगी और ना ही आपको बताने दूंगी। मैं पर क्या ये सही है? नीतू, सही है, बिल्कुल सही है। सच मुझे जानना जरूरी था, उन्हें नहीं। जिंदगी हमें साथ बितानी है, उन्हें नहीं। जो बात दबी है उसे दबी रहने दो। नीतू ने मुझे आगे कुछ कहने नहीं दिया, पर वो भूल रही थी कि दुनिया में और भी लोग हैं जो मेरे और अश्विनी के रिश्ते के बारे में सब जानते हैं। अब चूंकि मेरा और नीतू का रिश्ता सबके सामने आ रहा था, तो ऐसे में अश्विनी और मेरे रिश्ते को लेकर कीचड़ उछलना स्वाभाविक था। पर अभी के लिए हम दोनों अपने आंखों में शादी के सपने लिए बस के झटके खाते हुए घर पहुंचे। वहां मैंने डैडी जी को सारी बात बताई और सब सुनकर उन्हें खुशी तो हुई, पर साथ ही उन्हें चिंता भी हुई। खुशी का कारण हमारी शादी के लिए मेरे घर वालों का मान जाना था, और चिंता मेरे ताऊ जी का गुस्सैल स्वभाव था। डैडी जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो स्वाभाविक था। उसके पीछे का कारण है हमारे ही गांव और मेरे ही घर में घटी एक घटना। फिर मैंने उन्हें भाभी वाले कांड की सारी बात बता दी। अब उनकी जगह आप होते तो आप भी शायद नाराज होते, पर अब ताऊ जी का दिल साफ है। उन्होंने नीतू को हमारे घर की बहू के रूप में स्वीकार लिया है। मेरी माँ तो नीतू से मुझसे भी ज्यादा प्रेम करती है, और सिर्फ वे ही नहीं बल्कि घर के सब लोग नीतू से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा, और फिर नीतू ने उन्हें मेरी माँ से हुई सारी बातें बताई। तब जाकर उनके दिल को सुकून मिला। डैडी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि नीतू हमेशा खुश रहेगी और मैं उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरी बात सुनकर डैडी जी की चिंता दूर हुई और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया। डीजी से बात होने के बाद मैंने घर फोन करके कल आने का समय बता दिया, और ये सुनते ही मेरे घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तंबू कनात वालों को बुला लिया गया, घर में कालीन बिछ गया, रसोइयों को खास पकवानों की फरमाइश कर दी गई, घर पर लाइटें लग गईं, छत पर और आंगन की क्यारियों में नए नए पौधे लगा दिए गए, बैठने उठने के लिए कुर्सियां टेबल साफ करा दिए गए, घर के सारे कमरों की सफाई ढंग से हुई और सब कुछ सजा धजा के रखा गया। पेंट नहीं हो पाया क्योंकि समय नहीं था, पर घर इतना चमक गया था कि पेंट ना होने पर किसी का ध्यान ही ना जाए। वहाँ बस हमारा इंतजार हो रहा था।
इधर मैं, नीतू और मम्मी डैडी निकले। बस की जगह हमने डैडी जी की गाड़ी ही ली। ड्राइविंग सीट पर मैं था और मेरे साथ डैडी जी थे। पीछे मम्मी जी और नीतू बैठे थे। पूरे रास्ते हम सब बस बातें करते रहे। इधर हर 1 घंटे में मेरे घर से फोन आ रहा था। वो तो फोन नीतू के पास था जो पिताजी को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन बता रही थी। मैंने गाड़ी सीधा अपने घर के बाहर रोकी और इधर मेरे सारे घर वाले स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हो गए। मैंने सबका परिचय करवाया और वही खड़े खड़े सब ने एक दूसरे को गले लगाना और आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। आस पड़ोस वाले जो इतनी तैयारी देखकर हैरान थे, वो ये मिलन का सीन देख के समझ गए थे कि यहाँ मेरे रिश्ते की बात चल रही है। फिर सब अंदर आए और आंगन में बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। डैडी जी और ताऊ जी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई और दोनों परिवार एक दूसरे की गलतियों और खामियों को समझ चुका था। जहां एक तरफ डैडी जी ने अपनी गलती मानी कि उन्होंने नीतू के साथ ज्यादती करते हुए उसे घर से निकाल दिया, वहीं मेरे ताऊ जी ने मेरा अमेरिका जाने पर मुझे घर से निकालने की बात कबूली। डैडी जी ने मेरी बड़ाई करनी शुरू की। भाई साहब, आपका लड़का सच में हीरा है, पहली नजर में ही हमारे दिल में घर कर गया। जिस तरह से इसने नीतू को हमसे फिर से मिलाया वो काबिले तारीफ है। ये सुनकर मेरे ताऊ जी भी नीतू की बधाई करने से नहीं चूके। भाई साहब, इसका सारा श्रेय सिर्फ नीता बेटी को ही जाता है। जिस तरह उसने सागर को संभाला, वो भी तब जब हम उसके पास नहीं थे। मेरे पास तो उसे धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है, बल्कि मैं तो उसका कसूरवार हूँ। ताऊ जी ने नीतू के आगे हाथ जोड़े तो नीतू ने फौरन उठकर उनके हाथ पकड़ लिए। ताऊ जी, कोई कसूरवार नहीं है आप। क्या बड़ों को बच्चों को डांटने या मारने का हक नहीं होता? नीतू को ताऊ जी की हिमायत करते देख ताई जी संग सभी की आंखें नम हो गईं। अब मुझे सबका मूड ठीक करना था, सो मैं उठकर ऊपर गया तो देखा अश्विनी छत पर अकेली बैठी है और अपना सर वॉल से टकरा रही है। नीचे मिलन होने के बाद वो ऊपर आ गई थी, पर मैं यहाँ उसे नहीं बल्कि अपनी बेटी को लेने आया था। मैंने साक्षी को गोद में उठाया जो अकेली कमरे में लेटी छत की ओर देखकर अपने हाथ पांव हिला रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे शिकायत कर रही हो कि पापा आप मुझे भूल गए। मैंने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और उससे बोला, मेरा बच्चा, मैं आपको नहीं भूला, चलो आपको सबसे मिलवाता हूँ। मैं फटाफट साक्षी को लेकर नीचे उतरा और उसे मम्मी डैडी से मिलवाया। ये है हमारे घर की सबसे छोटी और प्यारी सदस्य, साक्षी। उसे देखते ही मम्मी डैडी ने उसे बड़ा प्यार दिया और फिर पूरे घर का माहौल वापस से खुशनुमा हो गया। शादी की तारीख तो पहले से ही तय थी, 23 फरवरी। घर में सबके पास काफी समय था तैयारी के लिए। जैसे ही डैडी जी ने दहेज की बात रखी तो ताऊ जी ने इस बात को सिरे से नकार दिया। भाई साहब, ऐसी गुणवान बहू के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर तो मैं भी हैरान था, क्योंकि गांव देहात में आज भी ये प्रथा चलती है और गांव क्या शहर में भी यही प्रथा चल रही है। बाद में जब मैं ताऊ जी से इसका कारण पूछा तो वो बोले, बेटा, मैंने तेरा और नीता का प्यार देखा है और इसके चलते मैं या हमारे परिवार से कोई भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे इस शादी में कोई बाधा आए। फिर हमें दहेज की क्या जरूरत है? तेरे और बहू के लिए सारी तैयारी मैं कर रहा हूँ, तू बस देखता जा। ताऊ जी ने इतने गर्व से कहा कि मैं उनके गले लग गया। खीर खाने का समय हुआ और फिर इतने मजेदार पकवान परोसे गए कि क्या कहूँ। खाने के बाद ताऊ जी डैडी जी के साथ सबको हमारी जमीन दिखाने निकले और रास्ते में जो कोई भी मिला उससे डैडी जी का तारुफ अपने समधी के रूप में करवाया। सब कुछ देखकर हम सब ऊपर छत पर बैठे। शाम की चाय भी सबने ऊपर पी। इस दौरान अश्विनी अपने कमरे में छुपी रही और इन खुशियों से जलती रही। इधर पिताजी ने एक अलाव ऊपर जलवाया और सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। हंसी मजाक हुआ और फिर डैडी जी ने मंगनी करने की बात की। हमारे गांव में ऐसी कोई रस्म नहीं थी। इसकी जगह हम बरेछा की रस्म करते हैं। इस रस्म में दुल्हन के घर वाले दूल्हे का तिलक कर उसे कुछ उपहार देते हैं और इसी के साथ शादी की बात पक्की मानी जाती है। मुझे लगा कि ताऊ जी मना कर देंगे, पर पिताजी और ताऊ जी दोनों ही इस बात के लिए तैयार हो गए और गोपाल भैया से पंडित जी को बुलाने को कहा। पंडित जी अपनी पोथी पटरी लेकर आए और गुना भाग कर 10 दिन बाद का मुहूर्त दिया।